गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने पिछले क्लास में समझने का प्रयास किया महमूद गजनी के बारे में, और उसके बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा समझा। और आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। सबसे पहले हम लोग इसमें ये समझने का प्रयास करेंगे कि मोहम्मद गौरी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और मोहम्मद गौरी था कौन। तो मोहम्मद गौरी की जन्म की जो तिथि है सही रूप से किसी को ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि इसका जन्म जो है 1149 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1149 ईस्वी में। अगर हम लोग इसका जन्म हुआ कहाँ था, तो वह गौर एक छोटा सा राज्य है, वहां पर हुआ था। और यह गौर राज्य पड़ता कहां पर है? तो गजनी और हेरात के बीच में। और गौर राज्य के आसपास का जो क्षेत्र है वह पहाड़ी का क्षेत्र है, और उस पहाड़ी का नाम था गौर पहाड़ी, और उन्हीं के नाम पर इस राज्य का नाम गौर राज्य पड़ गया। गजनी और हेरात के मध्य में स्थित है। और उसके बाद बात आती है कि मोहम्मद गौरी था कौन। तो बहाउद्दीन शाम बिन हुसैन का पुत्र था, और गौर वंश की जो स्थापना की थी अलाउद्दीन जहान सोज का भतीजा था। मोहम्मद गौरी बहाउद्दीन शाम बिन हुसैन का पुत्र, और गौर वंश का जो संस्थापक है अलाउद्दीन जहान सोज उसका भतीजा था। अलाउद्दीन जहान सोज का भतीजा। हम लोगों ने इसमें समझने का प्रयास किया सबसे पहले कि मोहम्मद गौरी का जन्म कब हुआ था। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है, लेकिन सही रूप से इसका तिथि का ज्ञात किन्हीं को भी नहीं है कि 1149 में हुआ था। और रहने वाला कहाँ का था? तो गौर राज्य का रहने वाला था, एक छोटा सा राज्य था, और गजनी और हेरात के मध्य में यह राज्य स्थित था। मोहम्मद गौरी जो है वह बहाउद्दीन शाम बिन हुसैन का पुत्र था। अगर हम लोग साम्राज्य के दृष्टि से देखें तो अलाउद्दीन जहान सोज जो कि गौर वंश का संस्थापक था उनका यह भतीजा था। शुरुआत में क्या हुआ कि अलाउद्दीन जहान सोज, जिस समय अलाउद्दीन जहान सोज गौर वंश पर, यह क्या कौन था? तो गौर वंश का संस्थापक था। और जिस समय यह गौर वंश पे शासन करता था उस समय इन्होंने क्या किया था कि गयासुद्दीन और शहाबुद्दीन ये दो भाई थे, और इनका यह भतीजा था। इन्होंने क्या किया था कि उन्हें कैद करके रखा हुआ था। और जब इनकी मृत्यु 1161 ईस्वी में हो जाती है तो उसके पश्चात उसका जो बेटा था अलाउद्दीन जहान शाह का जो पुत्र था सैफुद्दीन 1161 ईस्वी में वह सिंहासन पर बैठता है। और क्या करता है? सिंहासन पर बैठने के तत्पश्चात सैफुद्दीन ने क्या किया कि अपने दोनों चचेरे भाई गयासुद्दीन और सिंहासन पर बैठने के बाद क्या किया? सैफुद्दीन ने अपने दोनों चचेरे भाई गयासुद्दीन और शहाबुद्दीन, जिसे बचपन का नाम था मोहम्मद गौरी का, बचपन का नाम था शहाबुद्दीन। अगर आप सभी से पूछ दे मोहम्मद गौरी का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी।
पूरा नाम था इसका शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ये याद रखना है। और उस समय क्या किया, जब यह सिंहासन पर बैठा सैफुद्दीन, तो इन्होंने अपने दोनों चचेरे भाई को रिहा कर दिया, अपने दोनों चचेरे भाई को रिहा कर दिया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब गौर वंश जो था वह किसके अधीन था, गजनवी और सुलुजकों के अधीन था। और उस अधीनता को, गजनवी के अधीनता को तो 1148 से 49 में ही, 1148 से 49 ईस्वी में ही अलाउद्दीन जहान शोज ने खत्म कर दिया था। लेकिन सुलुजकों का जो नियंत्रण था गौर वंश पे, उसका दबदबा कुछ समय तक बना रहा। और जिस समय इसका दबदबा था उस समय उन्होंने क्या किया था कि सैफुद्दीन की जो पत्नी थी, सैफुद्दीन की पत्नी, उनका उन्होंने जेवर लूट लिया था। और जब यह सैफुद्दीन सिंहासन पर बैठा और एक दिन ऐसा हुआ कि सैफुद्दीन बाहर निकला हुआ था टहलने के लिए, तो उस समय उन्होंने एक स्थानीय सरदार को अपने पत्नी के जेवर को पहनते हुए देख लिया। और फिर क्या था कि जब उन्होंने ऐसा देखा तो वह तैश में आ गया, गुस्से से भड़ गया, और उन्होंने क्या किया कि उस सरदार को मौत के घाट उतार दिया। और इन्हीं मौत के वजह से सैफुद्दीन की जीवन का जो दायित्व था वह अधिक दिनों तक नहीं चल सका, क्योंकि वह मृतक का जो भाई था, उन्होंने क्या किया कि रोज मौके की तलाश में रहता था सैफुद्दीन को मारने के लिए, उसे मौका मिलता नहीं था। लेकिन कुछ महीनों के पश्चात क्या हुआ कि उस मृतक के भाई को मौका मिला और उन्होंने क्या किया, सैफुद्दीन को भाला भोंक कर मार डाला। यहां से हम लोग समझ सकते हैं कि सैफुद्दीन का जो शासन काल रहा होगा वह 1 वर्ष का मात्र रहा होगा। सैफुद्दीन का शासन काल 1 वर्ष मात्र, यानी 1161 में अलाउद्दीन जहान शाह की मृत्यु हुई, उसके 1 वर्ष के पश्चात ही उसका पुत्र सैफुद्दीन का मृत्यु हो जाता है। जब सैफुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, उसके तत्पश्चात सिंहासन पर गयासुद्दीन बैठता है। गयासुद्दीन कौन था, तो मोहम्मद गौरी का जो बड़ा भाई है वही था गयासुद्दीन, और वह सिंहासन पर बैठता है। लेकिन क्षेत्र का विस्तार करना या फिर अपने साम्राज्य का विस्तार के लिए उन्होंने सारा पदभार किन्हें दे रखा था, तो अपने छोटे भाई जो था शहाबुद्दीन, जिसे हम लोग मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं, उनके पास था। और मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि यह जो साम्राज्य विस्तार की जो पद उन्हें दिया गया था या फिर अधिकार जो दिया गया था, उन्होंने बड़े वफादारी के साथ निभाया और उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब गयासुद्दीन सिंहासन पर बैठा, उसके साम्राज्य में कितनी परेशानी आई कि उनका जो साम्राज्य था या गौर वंश, इसके पश्चिम में उसे आगे बढ़ने से रोक दिया गया ख्वारिज्म के द्वारा, क्योंकि ख्वारिज्म गजनी पर ख्वारिज्म वंश का अधिकार था। लेकिन संसबनी वंश ने वहां पर अपना अधिकार तो कर लिया, लेकिन उसका विरोध करने की शक्ति मोहम्मद गौरी के पास नहीं थी। और क्या हुआ कि खुरासान पर भी इन ख्वारिज्मों ने अधिकार कर लिया, जिसके चलते उसे आगे बढ़ने पर रोक लग गई पश्चिम की ओर। और उसके बाद क्या हुआ कि भारत की ओर रुख करने का सबसे मुख्य उद्देश्य इसका यही रहा। मोहम्मद गौरी, अगर इसका पूरा नाम देखें, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। प्रयास करेंगे कि यह जो मोहम्मद गौरी था, इनके द्वारा स्थापित कौन सा वंश था, तो संसबनी वंश था।
संसवनी वंश। मोहम्मद गौरी के द्वारा जो स्थापित वंश था संसवनी वंश था, और इन्होंने भारत के तरफ रुख क्यों किया, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य था कि जिस समय गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि भारत से धन को लूटना और अपने साम्राज्य को पुनः चले आना। लेकिन इसके विपरीत मोहम्मद गौरी के आक्रमण को अगर हम लोग देखें भारत पर, तो उनका उद्देश्य था कि अस्थायी साम्राज्य का विस्तार करना। और उनको पता था कि जब हम भारत पर आक्रमण करेंगे तो हमारी शक्ति की बढ़ोतरी होगी, सैनिक की बढ़ोतरी होगी, और उसके बाद उसका सत्ता जो है वह धीरे धीरे बढ़ते चले जाएगा। इस दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत पर तुर्क साम्राज्य की जो स्थापना की है सही रूप से वह मोहम्मद गौरी ने की है। भारत पर तुर्क साम्राज्य का स्थापना किन्होंने की, तो मोहम्मद गौरी ने की है, ये भी याद रखना है। और हम लोग कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य को भी देख लेते हैं कि जब खुरासान में ख्वारिज्म का अधिकार हो गया उसके पश्चात इसकी सीमा जो है गौर वंश की, गौर राज्य कह सकते हैं, गौर राज्य की जो पश्चिमी सीमा थी, गौर राज्य की पश्चिमी सीमा पर इसे आगे बढ़ने से साम्राज्य विस्तार के लिए रोक दिया जाता है। और पश्चिम पे साम्राज्य विस्तार का अधिकार किसका था, तो मोहम्मद गौरी का जो बड़ा भाई था गयासुद्दीन, उसका अधिकार था। यहाँ तो गौरी जा नहीं सकता था। और उसके बाद उन्होंने देखा कि एक वंशानुगत दुश्मनी थी दूसरे वंश से, तो वह वंश कौन था, गजनवी और गौरी वंश ने गजनवी, उसका एक वंशानुगत दुश्मनी था गजनवी और गौर वंश में। और इसी गौर उनका सबसे मुख्य उद्देश्य था कि गजनवी वंश जहां पर भी स्थापित हो हम उसे विनाश के कगार पर लेकर चले जाएंगे। और इसी दृष्टि से उन्होंने क्या किया कि पंजाब के लाहौर पर अधिकार किया था, वहां से गजनवी का उन्होंने खात्मा किया। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जब उन्होंने उत्तर भारत की ओर साम्राज्य की विस्तार की योजना बनाई होगी तो उस समय जब तक वह मुल्तान और लाहौर को नहीं जीत जाता तो उसका आगे का जो राह था वह फलीभूत या फिर सफलता नहीं मिलती उसे उत्तर भारत पर अधिकार करने का। इसलिए मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। 1176 ईस्वी में उन्होंने उच्च के भट्टी राजपूतों पर अधिकार कर लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 11 जुलाई 1178 को उन्होंने गुजरात स्थित अहिनवाड़ पर अधिकार किया। गुजरात स्थित अहिनवाड़ पर अधिकार किया और उन्होंने वहां पर क्या, उन्हें पराजित का सामना करना पड़ा, यानी मोहम्मद गौरी को वहां पर पराजित होना पड़ा। इसका सबसे मुख्य कारण था वहां का जो चालुक्य वंशीय शासक था भीम द्वितीय और मां नायिका देवी ने युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित कर दिया। हम लोग एक एक करके इसे लिखने का प्रयास कर लेते हैं। मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर जो प्रथम आक्रमण किया गया था वह 1175 ईस्वी में किया गया था, मुल्तान पर। 1175 ईस्वी में आक्रमण मुल्तान पर, और इस पर इन्होंने अधिकार किया। उसके पश्चात इनका दूसरा आक्रमण जो था, यह मुल्तान पर उनका प्रथम आक्रमण था 1176 ईस्वी में। उन्होंने उच्च पर आक्रमण किया। 1176 ईस्वी में उच्च पर आक्रमण किया तो उच्च पे भट्टी राजपूत का राज था और मोहम्मद गौरी ने वहां पर आक्रमण करके क्या किया कि भट्टी राजपूतों का राज छीन लिया। उच्च पर किसका अधिकार था, यह दूसरा आक्रमण था और भट्टी राजपूतों से
राज छीन लिया। और तीसरा आक्रमण जो था इसका वह था 11 जुलाई 1178 ईस्वी को गुजरात के अहिंदवाड़ा पर, और वहां पर चालुक वंशीय शासक भीम द्वितीय राज करता था। और वहां पर जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया तो भीम द्वितीय, मां नायिका देवी और मोहम्मद गौरी के बीच में भयंकर युद्ध हुई, जिसमें कि इनकी भारी क्षति भी हुई और मोहम्मद गौरी को वहां पर पराजय का सामना करना पड़ा। गुजरात के अहिंदवाड़ा पर मोहम्मद गौरी के द्वारा जो आक्रमण किया गया था उनमें उन्हें पराजय मिली। कब हुआ था इसे भी याद कर लीजिए, 11 जुलाई 1178 ईस्वी को गुजरात स्थित अहिंदवाड़ा पर। यहाँ का जो शासक था चालुक वंशीय शासक भीम द्वितीय, चालुक वंशीय शासक भीम द्वितीय और मां नायिका देवी ने मिलकर इन्हें पराजित किया। यह जो शासक, इसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई, मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। उसके बाद इन्होंने पेशावर पर विजय प्राप्त की। 1179 ईस्वी में पेशावर पर विजय प्राप्त की। उसके बाद इन्होंने 1181 ईस्वी पर सियालकोट पर आक्रमण कर वहां विजय प्राप्त की। 1181 ईस्वी में सियालकोट पर विजय प्राप्त की। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 1181 ईस्वी में सियालकोट पर विजय प्राप्त की। उसके पश्चात इन्होंने 1186 ईस्वी में लाहौर पर विजय प्राप्त की और 1185 से 86 के बीच में पुनः इन्होंने एक बार अधिकार किया और अपने क्षेत्र में ले लिया था पंजाब को। 1186 ईस्वी में लाहौर पर विजय प्राप्त की। हम लोगों ने अभी तक जो समझने का प्रयास किया मोहम्मद गौरी के बारे में, सबसे पहले हम लोग ने देखा कि भारत पर अगर तुर्क साम्राज्य की सही रूप से स्थापना की बात करें तो वह मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया था। और उनका जो पहला आक्रमण था मुल्तान पर 1175 ईस्वी में और 1176 ईस्वी में उन्होंने उच्च पर आक्रमण किया, जहां से कि उन्होंने भट्टी राजपूतों का राज छीना। उसके बाद उन्होंने 11 जुलाई 1178 को गुजरात के अहिंदवाड़ा पर आक्रमण किया और वहां का जो शासक था चालुक वंशीय भीम द्वितीय और मां नायिका देवी ने युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने 1179 ईस्वी में पेशावर पर विजय प्राप्त की। उसके तत्पश्चात उन्होंने 1181 पर सियालकोट पर विजय प्राप्त की और 1186 में उन्होंने लाहौर पर विजय प्राप्त की। और इन तीनों विजय का क्रम चलते रहा और उन्होंने एक पराजय का सामना करना पड़ा था। कब? जब उन्होंने गुजरात के अहिंदवाड़ा पर आक्रमण किया था। उसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि इसके पश्चात यह अपने प्रदेश लौट जाता है और एक कहानी के तौर पर ही, नाटक के तौर पर देखा जाता है या कुछ किताबों में ऐसा मिलता है कि जब इनका जीत हुआ था भीम द्वितीय का, तो उस समय मोहम्मद गौरी जो है पूरी तरह से टूट गया था और वह अपना प्रदेश लौट गया था। लेकिन
यहाँ कन्नौज में स्थित एक गहरवाड़ वंश थी, जिसकी गहरवाड़ वंश की जो राजधानी थी वह कन्नौज थी, और वहाँ का शासक जो था जयचंद, वो अपने आप को सर्वशक्तिशाली मानता था कि भारत में हमसे अधिक शक्तिशाली कोई राज नहीं था, और पृथ्वीराज चौहान से उसकी हमेशा एक तरह से मानिए तो विरोध ही होता था, और यह विरोधी के रूप में खड़ा होता था। उन्हें वह लज्जित करने या फिर अपमानित करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ता था। उसी का एक उदाहरण था कि उन्होंने अपना सर्वशक्तिशाली सम्राट कहलवाने के लिए उन्होंने राजसूरी यज्ञ करवाया, और उनकी एकमात्र पुत्री थी संयोगिता, जिसका उन्होंने स्वयंवर करवाया था। और स्वयंवर में उन्होंने सारे राजाओं को भारत का आमंत्रित किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को न तो उन्होंने आमंत्रण दिया, बल्कि उसे अपमानित करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उनके जगह उनका एक पुतला बनाकर दरबार यानी दरबारी के पास खड़ा कर दिया, जिससे कि पृथ्वीराज चौहान की को एक अपमानित स्वरूप सारे राजा देखे और उनका एक अपमान हो, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही अच्छा और सर्वशक्तिशाली शासक था। उनका इन्होंने विरोध करना चाहा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं कि अपने वेशभूषा को बदलकर वह स्वयंवर में उपस्थित होते हैं, और उन्होंने उनकी पुत्री संयोगिता का हरण करके भरी सभा में ले जाता है। और इन भरी सभा में हुई बेइज्जती के कारण जयचंद क्या करता है कि उन्होंने अपना एक दूत भेजकर मोहम्मद गौरी के पास पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण देता है। उन्होंने सांत्वना दी कि आप जब पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कीजिएगा तो उस समय हमारे सैनिक और मैं आपका सहायता करूंगा, ऐसा मानना है। उसके बाद क्या होता है कि तराइन का प्रथम युद्ध होता है, यानी जब 1189 ईस्वी में भटिंडा पर आक्रमण करता है मोहम्मद गौरी, तो उस समय वह जीतकर पुनः अपना प्रदेश लौट जाता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को इस समय में की चिंता होता है, क्योंकि भटिंडा का जो सीमा है वह चौहान के सीमा से मिलता है, तो उन्हें चिंता होती है। लेकिन वह पुनः जब प्रदेश लौट जाता है मोहम्मद गौरी, तो उनका चिंता खत्म हो जाता है। लेकिन जब सेना ने पुनः भटिंडा को घेरने का प्रयास किया तो 1186 में मोहम्मद गौरी ने भटिंडा पर विजय प्राप्त करती है और वह पुनः अपना प्रदेश यानी गौर लौट जाता है। लेकिन पुनः जब प्रयास करेंगे कि तराइन का युद्ध होने का कारण क्या था और युद्ध होना संभव भी क्यों हुआ, कि जब मोहम्मद गौरी ने 1189 ईस्वी में भटिंडा पर आक्रमण किया और यहाँ पर इन्होंने विजय प्राप्त की। ये जो भटिंडा है इसकी सीमा जो है, इसकी सीमा दिल्ली और अजमेर से मिलती है। जब भटिंडा पर आक्रमण करके मोहम्मद गौरी ने उसे जीत लिया भटिंडा को, तो मोहम्मद गौरी को इस समय यहाँ पे रुका नहीं, वह अपना प्रदेश लौट गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को इस विषय में जब ज्ञात हुआ तो उसे चिंता हुई, लेकिन उन्होंने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। जब पुनः आक्रमण या फिर सैनिक के द्वारा घेरा डालने के लिए मोहम्मद गौरी आता है भटिंडा पर, तो इन्हें अधिक चिंता होती है और भारत के 100 राजपूत राजाओं ने इसके अधीन एक कमेटी बनाती है, या फिर कह सकते हैं एक संगठन बनाता है कि मोहम्मद गौरी के विरुद्ध लड़ने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि तराइन का प्रथम युद्ध होता है। कहां पर होता है? थानेश्वर से 15 किलोमीटर दूर स्थित तराइन के मैदान में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके किसके बीच होती है? पृथ्वीराज
चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें विजयी कौन होता है? पृथ्वीराज चौहान। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है। इसका सबसे मुख्य कारण था कि पृथ्वीराज के सपोर्ट में भारत के राजा के 100 राजपूत राजाएं एक संगठन बनाती है और इसमें भयंकर पराजय होती है, भयंकर युद्ध होती है, जिसके कारण से मोहम्मद गौरी को यहाँ पर पराजय स्वीकार करना पड़ता है। यहाँ तक कि मोहम्मद गौरी जो है वह घायल हो जाता है इस युद्ध में और उसे भारी क्षति भी होती है। अगर हम लोग मिनाहुज सिराज की बात करें, वह एक लेखक है। उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि सुल्तान अपने घोड़े का मुख घुमाता है और मैदान से भागने का कोशिश करता है, लेकिन उनके शरीर पर लगे हुए घाव के कारण वह घोड़े पर चल नहीं सकता है और एक खिलजी वंश का नवयुवक उन्हें बचाने में सफल हो जाता है। कारण ये था कि जब वह घोड़े से घायल होते हुए चलने का प्रयास करता है घोड़े पर बैठकर, तो वह चल नहीं सकता है और एक खिलजी वंश का नवयुवक था जिन्होंने उसे पहचान लेता है और उन्हें अपने साथ लेकर मैदान से बाहर चला जाता है। लेकिन भटिंडा पर पृथ्वीराज चौहान का जो सैनिक होता है वह 13 माह तक घेरे रहता है, 13 माह तक घेरे रहता है और लास्ट में जाकर पृथ्वीराज चौहान क्या करता है कि मोहम्मद गौरी को जीवन दान देता है। दयाशीलता का प्रमाण देते हुए दुर्दशा भविष्य को उन्होंने देखने का काम नहीं किया, जिसका कि उसे तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ता है कि इन्होंने जीवन दान दिया या फिर भागते हुए शासक को इन्होंने जीवन दान देकर अपना प्रदेश लौटने के लिए विवश कर दिया था। और यह भारत का सबसे बड़ा गर्व की बात है कि पृथ्वीराज चौहान जैसा शासक हमारे राज्य में या हमारे देश में उपस्थित शुरू से है। जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, तो उस समय एक चाल या फिर एक छल की नीति अपनाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी अपने अपमान से या पराजय से बौखलाया हुआ था। अपने अपमान और पराजय से बौखलाया हुआ था। उन्होंने एक षड्यंत्र की नीति चलती है और उन्होंने ये कहा है कि एक दूत भेजकर पृथ्वीराज चौहान के साथ बोलता है कि इस्लाम कबूल करो, नहीं तो हम तुम्हारे साम्राज्य पर आक्रमण करेंगे। तो उसके जवाब में पृथ्वीराज चौहान लिखते हैं कि भागते हुए शासक को हम कभी आक्रमण नहीं करते, इसलिए तुम्हें पुनः एक बार जीवन दान देते हैं और तुम्हें अगर अपने प्राण और अपने सैनिकों का प्राण प्रिय है तो अपना प्रदेश लौट जाओ। इस विषय में पृथ्वीराज चौहान को समझने में देरी होती है और तब तक क्या होता है, उनका सैनिक जो था पूरी तरह से लैस था, घोड़सवार था, हाथी पर स्थित सैनिक था और रिजर्व सैनिक था। सारे सैनिक हथियार के बल पर तराइन के मैदान पर अपना अपना स्थान घेर लेता है। और यह जो छल का नीति है, इसे बखूबी से निभाने का काम किया है एक लेखक ने। के द्वितीय युद्ध को हम लोग जानने से पहले ये कोशिश करेंगे कि इस समय जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, तो इस समय पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो इसमें सेनापति था स्कंद गोविंद राय पद्मसाल। तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्कंद, गोविंद राय और पद्मसाल। अगर हम लोग मोहम्मद गौरी का सेनापति की बात करेंगे, सेनापति, तो इसका सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक यल्दोज और कुवाचा
और एलाही। तराइन का जब प्रथम युद्ध हुआ था तो उस समय पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था वह स्कंद था, गोविंद राय था और पदमसाल था। उसके विपरीत अगर हम लोग बात करेंगे मोहम्मद गौरी का सेनापति का, तो उसका सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, एलाही, यल्दोज और कुवाचा। ये सेनापति था। ये क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो यहाँ पर स्कंद ने निभाई थी पृथ्वीराज चौहान की, उनकी अनुपस्थिति थी तराइन की द्वितीय युद्ध में, जिसका कि खामियाजा पृथ्वीराज चौहान को पराजय के रूप में स्वीकार करना पड़ा। उसके बाद हम तराइन के युद्ध कब हुआ था उसे हम लोग देख लेते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध से बौखलाया हुआ था मोहम्मद गौरी और उन्होंने पुनः आक्रमण करने की योजना बनाई पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर। तो उसी के विषय में ताजुल माशरी के जो लेखक है हसन निजामी, ताजुल, हम लोग पहले देख लेते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। 1192 ईस्वी में। और इसका एक साक्ष्य है कि ताजुल माशरी का लेखक हसन निजामी, और इन्होंने क्या कहा कि जब पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के द्वितीय युद्ध के लिए पृथ्वीराज से आक्रमण करने का सूचना भेजा तो उस समय मोहम्मद गौरी जो था वह लाहौर पहुंच चुका था और वहां से उन्होंने एक दूत भेजा पृथ्वीराज चौहान के पास कि मुस्लिम कबूल करो, नहीं तो हम तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करेंगे। उसके जवाब में पृथ्वीराज चौहान ने लिखा कि हम युद्ध से भागते हुए शासक पर आक्रमण नहीं करते हैं। अगर तुम्हें अपना प्राण और अपने सैनिक का प्राण प्रिय है तो अपना प्रदेश लौट जाओ। इस विषय में क्या बोलते हैं हसन निजामी कि यहाँ पर एक छल की नीति अपनाई थी। किन्होंने? तो मोहम्मद गौरी ने एक छल की नीति अपनाई पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर आक्रमण करने के लिए कि हम अभी अपने प्रदेश में ही हैं और तुम्हें हम एक संदेश के माध्यम से ये जताना चाह रहे हैं कि हम तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं। और जिस समय यह संदेश मिला पृथ्वीराज चौहान को, वह उस समय इस आक्रमण के मूड में नहीं था, वह अपने राजपाट या फिर और काम में बिजी था, जिसके कारण उसे अच्छी तरह से इनकी चाल को समझ में नहीं आई, इनकी छल की नीति को समझ में नहीं आई। और उन्होंने क्या किया कि समझते समझते उसकी सेना तराइन के मैदान पर अपना सारे स्थान ले चुका था। जब पृथ्वीराज चौहान अपने पैदल सैनिक के साथ ही वहां पर तराइन के मैदान पर पहुंचती है, नहीं तो उसके पास रिजर्व सैनिक थी और ना ही कोसों दूर उसका घोड़सवार सैनिक नजर उसे आता था। उसके आगे बाएं दाएं चारों बगल मोहम्मद गौरी का सैनिक नजर आ रहा था। और उन्होंने क्या किया कि अपने पैदल सैनिक के बल पर ही उन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किया। और उसमें क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी विजयी हुआ और पराजय का सामना करना पड़ा पृथ्वीराज चौहान को। और उन्होंने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान को अपना प्रदेश लेटे गया और वहां पर उनकी दोनों आंखों को फोड़कर अंधा कर दिया गया। तो तराइन का द्वितीय युद्ध किसके मध्य में हुआ था, ये देख लेते हैं हम लोग। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें विजयी कौन हुआ? तराइन के द्वितीय युद्ध में विजयी जो हुआ था वह मोहम्मद गौरी हुआ था।
तराइन के द्वितीय युद्ध में विजयी मोहम्मद गौरी हुआ। और हम लोगों ने देखा तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। और प्रथम युद्ध जब तराइन का 1191 ईस्वी में हुआ था, वह पृथ्वीराज चौहान उसमें विजयी हुए थे मोहम्मद गौरी से। और तराइन का जब द्वितीय युद्ध हुआ, उसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। और इस विजय के बाद मोहम्मद गौरी का साम्राज्य और अधिक बढ़ गया। कौन कौन सा साम्राज्य इसमें शामिल हो गया तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, हम लोग देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। और जब इसमें विजयी हुआ मोहम्मद गौरी, तो इसका साम्राज्य का विस्तार हुआ। और इस साम्राज्य का विस्तार हुआ और इसके अधीन कौन कौन सा क्षेत्र आ गया? दोआब, पूर्वी राजस्थान, अजमेर और दिल्ली, ये क्षेत्र आ गया। तराइन का द्वितीय युद्ध में अनुपस्थित था पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था स्कंद, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी आगे की राह क्या थी। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी की आगे की राह। उसके बाद आगे की राह जो थी मोहम्मद गौरी की, वह चंदावर का युद्ध था। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 ईस्वी में। किनके बीच हुआ? जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में। ये याद रखना है। इसमें विजयी कौन हुआ था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने जब गहरवाल वंश का जो राजधानी था कन्नौज पर आक्रमण किया था, तो उस समय वहां का जो शासक था जयचंद, वह शासन करता था। उन दोनों के मध्य में युद्ध हुई। कहा जाता है कि जयचंद जीतने ही वाला था कि उनके शरीर पर एक तीर लगती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे कि उस जयचंद्र का जो सैनिक था उसके मृत्यु के पास मैदान से भाग खड़ा होता है
और उस पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो जाता है। यह कब हुई चंदावर का युद्ध? तो 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में। ये याद रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, तराइन का द्वितीय युद्ध 1100 तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। और द्वितीय युद्ध जब तराइन में विजयी हुआ था, तराइन में जब द्वितीय युद्ध में विजयी हुआ था मोहम्मद गौरी, तो उनके साम्राज्य का विस्तार हुआ। कौन कौन सा? द्वार, पूर्वी राजस्थान, अजमेर और दिल्ली, ये आ गया। और उसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें भयंकर युद्ध हुई। जयचंद्र ने अपना पराजय स्वीकार नहीं किया था और वह जीतने ही वाला था कि जयचंद्र के शरीर पर एक तीर लगती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे कि मोहम्मद गौरी की विजय होता है और जयचंद्र की सैनिक जो है उस मैदान से भाग खड़ी होती है। गढ़वाल वंश की जो साम्राज्य था वह कन्नौज से लेकर बनारस तक का क्षेत्र उसमें सम्मिलित था, जिसके कारण मोहम्मद गौरी को इन सारे क्षेत्रों पर अधिकार हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया थी कि 1195 से 96 के बीच में, 1195 से 96 के बीच में उन्होंने ग्वालियर और वियना पर अधिकार किया। ग्वालियर और वियना पर अधिकार किया। और 1197 ईस्वी में क्या किया? मोहम्मद गौरी ने पुनः एक बार गुजरात पर आक्रमण किया, जहां से कि उन्होंने भीम द्वितीय को से उसका साम्राज्य छीन लिया था। लेकिन भीम द्वितीय ने पुनः 1201 ईस्वी में अपना साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। कब किया? पुनः 1197 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और जीत लिया। गुजरात पर इन्होंने अहिंदवाड़ा पर पहला आक्रमण जो किया था वह 11 जुलाई 1178 ईस्वी में किया, जहां पर कि इसे पराजय की सामना करना पड़ा था मोहम्मद गौरी को और भीम द्वितीय की विजय हुई थी। लेकिन 1197 ईस्वी में क्या होता है कि गुजरात पर मोहम्मद गौरी ने पुनः आक्रमण किया और इसे अपने अधिकार के क्षेत्र में ले लिया था। लेकिन 1201 ईस्वी में पुनः अपना साम्राज्य पाने में भीम द्वितीय सफल रहता है। 1201 ईस्वी में पुनः भीम द्वितीय अपना साम्राज्य पर अधिकार कर लेता है। हम लोगों ने इस बीच में देखा कि 1195 से 96 के बीच में मोहम्मद गौरी की जो राह थी, चंदावर के युद्ध के बाद उन्होंने वियना और ग्वालियर पर अधिकार किया। उसके पश्चात उन्होंने 1197 ईस्वी में पुनः एक बार गुजरात के अहिंदवाड़ा पर
आक्रमण किया और इस बार वह विजयी हुआ, लेकिन 1201 ईस्वी में भीम द्वितीय अपना साम्राज्य पाने में सफल हो जाता है। दूसरी ओर उसका जो एक प्रमुख सेनापति था बख्तियार खिलजी, उन्होंने क्या किया, बिहार और बंगाल पर अधिकार कर लिया। जब बंगाल पर उन्होंने अधिकार किया था तो उस समय क्या था कि सेन वंश का शासन था, और सेन वंश का शासक कौन था, तो वह लक्ष्मण सेन था। और उनके दरबार में गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, पवनदूत के रचयिता हलायुध और धोई रहते थे। और इनके आक्रमण से हमारे यहाँ की ज्ञान अर्जन करने वाली दो महाविद्यालय थी बिहार और बंगाल से उपस्थित। नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था, और दूसरा था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसे हम लोग वर्जयान शाखा के ऑक्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या किया, वहां पर आक्रमण करके उन विद्यालयों को जला दिया, और उन्होंने अपना साम्राज्य की क्रूरता को सभी जनता के सामने रखा। बख्तियार खिलजी इतना क्रूर था कि उन्होंने एक भी विद्यालय में पुस्तकें नहीं छोड़ी थी। बख्तियार खिलजी इन्होंने बिहार एवं बंगाल पर अधिकार कर लिया। बारह सौ 6 ईस्वी के लगभग में। और क्या होता है कि 1206 ईस्वी में 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब होती है? 15 मार्च 1206 ईस्वी में। 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। और इसका मकबरा कहाँ है? तो वर्तमान में पाकिस्तान राज्य में स्थित झेलम के पास है, ये याद रखिएगा। और उसके हम लोगों ने देखा बख्तियार खिलजी ने क्या किया कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाया। अगर इस जगह हम लोग बात करेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने की थी, तो कुम्हारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने की थी, तो कुम्हारगुप्त प्रथम ने की थी। अगर हम लोग बात करेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने की, तो धर्मपाल ने की थी। इतना याद रखिए आप सब। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब मोहम्मद गौरी भारत आया था तो उसके साथ कौन सा कवि भारत आया? मोहम्मद गौरी जब भारत आया था तो उसके साथ में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वह एक कवि था, उनके साथ में भारत आया था। इतना याद रखिए। के बाद हम लोग ये देखने का कोशिश करते हैं कि इनके मृत्यु पर एक डॉक्टर संजीव बताते हैं कि जब यह मोहम्मद गौरी संध्या काल का अजान के लिए बैठा हुआ था तो इनका विरोधी ने इसे चुपके से इसे मार डाला। और दूसरा, विश्वविद्यालय के 20 प्रश्न में यह कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु जो है पृथ्वीराज चौहान की शब्द भेदी बाणों से हुई है। लेकिन इसमें यह मत दिया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का तो मृत्यु 1192 ईस्वी में ही कर दिया गया था, जब तराइन का द्वितीय युद्ध करके उनकी आंखों को फोड़ दिया गया, उन्हें अंधा कर दिया गया और उसी समय इसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन सही रूप से इसके मृत्यु का पता नहीं चल पाता है। लेकिन फिर भी जो मान्य मत है वह इनकी मृत्यु 15 मार्च 1206 ईस्वी को हुआ था झेलम नदी के किनारे, ये याद रखिएगा। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जब मोहम्मद गौरी भारत आया था तो उसके साथ कौन सा कवि भारत आया? तो
इनकी साम्राज्य जब यहाँ पर खत्म होने वाली थी तो उस समय इसका एक सबसे प्रमुख या फिर प्रिय गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, गुलाम वंश की स्थापना की। उसके बारे में हम लोग और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में।